गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम जो कि वॉल्ट व्हिटमैन के ज़रिए लिखा गया है, आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। ये जो पोएम है क्लास 12th बिहार बोर्ड के लिए ये पोएम है। एक्चुअली मैं जो एक्सप्लेन करने वाला हूँ रेनबो पार्ट 2 के अंदर जो कंटेंट्स लिखी गई है राइटर के बारे में, उन्हीं सारी चीज़ों को अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो बेहतर होगा कि आप बुक अपने सामने रख लीजिए और लाइन बाय लाइन आप समझने की कोशिश करें। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन कुछ दी गई है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के बारे में, वो कुछ इस तरह से है। वॉल्ट व्हिटमैन द पीपल्स पोएट, ये पीपल्स पोएट का दर्जा इन्हें दिया गया है, लोगों का पोएट कहा जाता है इन्हें। इज परहैप्स द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज़ एवर प्रोड्यूस। ऐसा माना जाता है इनके बारे में कि अब तक शायद अमेरिका ने इस तरह से कोई महान कवि को जन्म नहीं दिया है। आगे क्या बताया जाता है? ही बिगन वर्किंग एज अ कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थडे, यानी इनका जो बर्थडे है कितना 12th 12वीं जन्मदिन मनाने से पहले ये क्या किए थे, इन्होंने कारपेंटर का काम भी इन्हें करना पड़ा था। तो दोस्तों एक बात यहाँ नोटिस करने की है कि 12 साल की भी उम्र नहीं हुई और काम करना इन्हें शुरू कर देना पड़ा था। ये थी इनकी हालात ज़िंदगी। आगे वो भी किस चीज़ का काम करना पड़ा था? कारपेंटर का काम करना पड़ा, बढ़ाई का, जो लकड़ी का काम करते हैं, चेयर टेबल वगैरह बनाते हैं। ही ऑल्सो वर्कड एज अ प्रिंटर, प्रिंटर का भी काम उन्होंने किया। एज अ टीचर एंड एडिटर, संपादक का भी काम किए। एंड वॉज वॉलंटियर नर्स ड्यूरिंग द सिविल वॉर। वॉलंटियर नर्स किसको कहते हैं? जब देश में सिविल वॉर छिड़ा हुआ था तो उस सिविल वॉर के दरमियान ज़रूरतमंदों को उनकी हिफाजत करते थे, उनकी देखभाल करने वाले इंसान को जो कि ज़रूरत की चीज़ें होती उन तक पहुंचाते थे। तो ऐसे लोगों को कहा जाता था वॉलंटियर नर्स। तो सिविल वॉर के दरमियान ये एक अहम रोल अदा किए, लोगों की हिफाजत किए, लोगों की हेल्प किए थे। आगे क्या बताया गया? व्हिटमैन्स पोएट्री, ऑल ऑफ विच इज़ कलेक्शन इन लीव्स ऑफ ग्रास। लीव्स ऑफ ग्रास इनकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक लिखा है इन्होंने, जिसमें बहुत सारी इनकी पोएम है। ऐसा कहा जाता है ऑल ऑफ विच इज़ कलेक्टेड, इनकी ऑलमोस्ट जो पोएम है सारा आपको देखने को मिलेगा लिप्स ऑफ ग्रास बुक में। इज़ नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स एंड लैक ऑफ राइम। लिप्स ऑफ ग्रास जो बुक इन्होंने लिखा है उसके अंदर जो फ्री रिदम्स है और लैक ऑफ राइम है, यानी इनके पोएम में राइम वर्ड नहीं मिलता है। राइम वर्ड क्या होता है? जिस तरह से साउंड आप देखते हैं कैट, मैट, तो जिस तरह से ट साउंड यहाँ रिपीट कर रहा है, यहाँ पर इस तरह से अरेंज करके इनके पोएम में कोई वर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा, ऐसा बताया गया है। व्हिटमैन फर्स्ट पब्लिश्ड इट एट हिज ओन एक्सपेंस इन 1855। व्हिटमैन ने इस बुक को लिप्स ऑफ ग्रास को सबसे पहले 1855 में अपने खर्च पर पब्लिश करवाया था। किसी दूसरे ने पैसा नहीं दिया, खुद की खर्च पर इस बुक को उन्होंने पब्लिश करवाया। हाउएवर द फ्री फॉर्म ऑफ द पोएम एंड द जॉयफुल डेडिकेशन टू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, इसमें बात क्या हो रही थी? इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल, हर एक इंसान की अपनी अहमियत होती है, उसी चीज़ पर इन्होंने जोर दिया था। आगे क्या हुआ? वे आर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट। जब ये बुक को पब्लिश करवाए तो लोगों ने इस बुक को कुछ खास तरजीह नहीं दिया, बहुत इज्जत इनकी बुक को नहीं मिली। वे आर नॉट वेल रिसीव्ड एट फर्स्ट, पहले कोई इज्जत इन बुक को नहीं मिली, लोग इसे पढ़ना भी पसंद नहीं किए। हकीकत फिर आगे हुआ क्या? इन फैक्ट हिज कलेक्शन ऑफ पोएम कॉस्ट व्हिटमैन हिज जॉब। और परिणाम क्या निकल कर आया? जो पोएट थे उनकी नौकरी तक चली गई, क्योंकि अपने पैसे से किसी तरह से पब्लिश करवाए थे इस बुक को और चला नहीं, लोग इसे पसंद नहीं किए। नतीजा ये निकल कर आया उनकी नौकरी चली गई। एज इट वॉज टेकन टू बी ऑब्सीन, क्योंकि इसका दर्जा बिल्कुल बेकार, लोगों ने बकवास कहा ऐसे बुक को, किसी ने इसको समझने की कोशिश भी नहीं की शुरुआती दौर में। इन 1881 आफ्टर मेनी एडिशंस, बहुत सारे एडिशन छपे,
1881 की बात की जा रही है। लीव्स ऑफ ग्रास, जो पोएम की बुक है लीव्स ऑफ ग्रास, फाइनली फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट। मतलब 1881 में इस बुक को क्या देखा, आखिरकार, फाइनली मीन्स आखिरकार, फाउंड अ पब्लिशर विलिंग टू प्रिंट इट। पब्लिशर खुद से कहा कि मैं इस बुक को पब्लिश करूंगा, अनसेंसर्ड, बिना कुछ क्वेश्चंस किए हुए। ट्रांसलेशंस ऑफ दिस कलेक्शन वेर इंथ्यूजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। अब जब इनकी इस बुक की जो लिप्स ऑफ ग्रास है उसकी ट्रांसलेशंस यूरोप के अंदर रिसीव की गई, वहाँ लोग इसे बहुत पसंद किए। दिस कलेक्शंस वेयर इंथ्यूजियास्टिकली रिसीव्ड इन यूरोप। यूरोप के अंदर क्या कहा गया, इंथ्यूजियास्टिकली, बहुत शौक से लोगों ने इस बुक को रिसीव किया, पसंद किया। बाय विटमैन रिमेन्ड रिलेटिवली अनएप्रिसिएटेड इन अमेरिका। कहा जाता है कि जो पोएट खुद अमेरिका के अंदर इनकी बहुत ज़्यादा तारीफ नहीं की गई, इनको एप्रिसिएशन नहीं मिला अमेरिका के अंदर। इट वॉज ओनली आफ्टर हिज डेथ that he could win appreciation in America for his original and innovative expressions of American individualism। लेकिन ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोटिस करने वाली है, जब तक पोएट विटमैन जिंदा थे तब तक इनको इज्जत नहीं मिली अपने ही मुल्क, अपने ही धरती अमेरिका के अंदर। लेकिन जैसे ही इनकी मौत हो जाती है, डेथ के बाद क्या बताया गया है, ही कुड विन एप्रिसिएशन इन अमेरिका। अमेरिका के अंदर इन्होंने एप्रिसिएशन पाई, एंड किस चीज़ के लिए, फॉर हिज ओरिजिनल एंड इनोवेटिव एक्सप्रेशन ऑफ अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म। जो अमेरिकन इंडिविजुअलिज्म के ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी, उस बुक को भी लोग समझने की कोशिश किए और समझे। लेकिन कब, जब वो मौत हो गई उनकी, तब उनके मर जाने के बाद लोग इस हकीकत को समझ पाए, उस बुक की इंपॉर्टेंस को समझ पाए, फिर उनको इज्जत भी मिली। हिज इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टैप्स। दो इंपॉर्टेंट उनकी वर्क्स हैं जो बहुत ही फेमस है, एक है लिप्स ऑफ ग्रास और दूसरा ड्रम टैप्स, जिसकी दोनों की इमेज मैं आपके लिए दे रखा हूँ। ये है लिप्स ऑफ ग्रास की इमेज, ये है ड्रम ऑफ टैप्स की। अब देखते हैं हम लोग पोएम की एक्सप्लेनेशन को। तो दोस्तों गौर से समझने की कोशिश करेंगे। ये पोएम इतनी इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप इस पोएम को समझ लेते हैं तो मेरा मानना है आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। चलिए क्या बताना चाह रहे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जानते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएम बताने से पहले। जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पोएम है, बहुत सारे सेक्शन में लिखे गए हैं, माना जाता है कि मोर देन 50 से ऊपर सेक्शन है इसके। और ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं पोएम, ये पहला सेक्शन है, यानी ओपनिंग फॉर्म्स ऑफ सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ की लगभग 50 से ऊपर सेक्शन छोटे छोटे पार्ट में इसको बांटा गया है, और ये पहला पार्ट है जो आप अभी पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या बताया गया, चलिए पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पोएट कहते हैं विटमैन, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। पोएट का क्या कहना है, यहाँ पर सेलिब्रेट से कहते हैं। पोएट कहते हैं कि देखो मैं इंजॉय करता हूँ अपने आप को। यहाँ पर एक बात नोटिस करने की है, बहुत सारे लोग का मानना होता है कि अपने आप को सही से जी नहीं पाते हैं। ज़िंदगी मिली है दोस्तों जीने के लिए, घुट घुट कर मरने के लिए नहीं। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, मैं खुद को इंजॉय करता हूँ, जीता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, यानी कहते हैं मैंने अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छी तरह से जीता हूँ। एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। पोएट कहते हैं कि जिस तरह से वो अनुभव किए, अपनी ज़िंदगी को महसूस किए, आप भी करोगे। जरा समझने की तो कोशिश करो। फिर आगे उन्होंने क्या कहा, फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज बिलोंगिंग टू यू। कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं, ज़िंदगी को घुट घुट कर जीने की ज़रूरत नहीं। जिस तरह से पोएट कह रहे हैं कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, हर एक पल को जीते हैं, कहा कि और जहाँ तक वो एज्यूम किए, कहा आप भी करोगे। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज बिलोंगिंग टू यू। कहा जिस एटम से, जिस छोटे छोटे सेल से तुम्हारी शरीर बनी हुई है, उसी तरह से मेरी भी जिस्म बनी हुई है। यानी पोएट कहते हैं उनका भी जिस्म वैसे ही छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। तो कहा कि फ़र्क किसी में नहीं है, ना उनमें है ना हम रीडर्स में है जो उनकी इस पोएम को पढ़ रहे हैं। इसलिए एक सजेस्ट करते हैं, यहाँ पर ये 3 लाइन से सजेशन है कि आप ज़िंदगी को जीना सीखिए, चाहे ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ क्यों ना हो। अब आगे क्या बताना चाह रहे हैं उसको देखते हैं। आई लोफ, यानी लोफ का मतलब होता है घूमना।
एंड इनवाइट माई सोल। यहाँ पर वॉन्डर का मतलब, लोफ्स का मतलब घूमना है। घूमने से यहाँ पर सेंस ये है, बहुत सारे लोग टेंशन में होने की वजह से, परेशानी के हालत में होने की वजह से चार दीवारी के अंदर कैद हो जाते हैं। यहाँ पर फिर से पोएट कहते हैं कि वो घूमते हैं, एक जगह पर रुके नहीं रहते हैं। एंड इनवाइट माई सोल, और कहते हैं कि अपनी आत्मा को खुश रखने की बहुत कोशिश करते हैं और इन्जॉय भी करते हैं। फिर आगे कहा, आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। कहा कि ऐसे नहीं होता, अगर आप चार दीवारी के अंदर बैठोगे तो घुट घुट करके मर जाओगे। इसलिए पोएट कहते हैं कि मैं बिल्कुल आराम करता हूँ। आई लीन एंड लोफ एट माई ईज ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास। कहते हैं कि गर्मी के दिनों में जब वो घर से बाहर निकलते हैं तो एक वर्ड को इन्होंने यूज़ किया है, समर ग्रास के स्पीयर को। स्पीयर का मतलब होता है टॉप पार्ट, यानी टॉप पॉइंट। घास को देखेंगे बहुत नुकीला होता है, यहाँ पे नुकीला कहने का कोई ख़ास मीनिंग यहाँ पर नहीं है। बताना मकसद है नेचर की ब्यूटी को, कि नेचर ने, प्रकृति ने हम लोगों को बहुत कुछ दिया है। उन चीज़ों के बीच में अगर आप जाएंगे तो ऐसा माना जाता है कि आपको बहुत सुकून मिलेगी। इसलिए डॉक्टर्स का भी कहना होता है कि आप चार दीवारियों के अंदर खुद को कैद न रखें। आप अगर टेंशन में हो, परेशानी में हो, तो आप एवरग्रीन, जो सदाबहार बगीचे होता है, वहाँ आप जाएं, इन्वायरमेंट के अंदर जाएं। नेचर बहुत कुछ दिया है, पेड़ पौधे के बीच जाएंगे, बगीचों में घूमेंगे तो आपका बहुत माइंड फ्रेश होगा। इसलिए कहते हैं कि आई लोव एंड इनवाइट माई सोल। वो घूमते हैं और इन्जॉय करते हैं, एक जगह नहीं रहते हैं। क्या ऑब्जर्व करते हैं? ऑब्जर्विंग ए स्पीयर ऑफ समर ग्रास, यानी कहते हैं गर्मी के दिनों में जो घास वगैरह है, खेत के मैदान है, बहुत खूबसूरत होता है, वो जाते हैं और इन्जॉय करते हैं। ये था उनका सजेशन। अब आगे बताते हैं, इस नेक्स्ट जो है लाइन, अगली चीज़ को फिर मॉडिफाई करने की कोशिश की गई है, अगली चीज़ों को समझाने की यहाँ पर कोशिश की गई है। अब पोएट क्या कहते हैं? माई टंग, यहाँ पे वफादारी को बताया गया है, पैट्रियोटिज्म को बताया गया है, देशभक्ति की बात की गई है। माई टंग एवरी एटम ऑफ माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोइल। अब अमेरिका की तारीफ करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। कहते हैं कि हर एक चीज़, यानी एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, यानी उनके जिस्म का एक एक खून का कतरा कहाँ से बना है? उसी मिट्टी से बना है, अमेरिका की ही उस मिट्टी से बना है। दिस एयर born here of parents, born here of parents the same and their parents the same। क्या कहा कि उनका जो टंग है, उनकी ज़ुबान, उनके जिस्म का एक एक खून का कतरा किस चीज़ से बना? वहाँ की मिट्टी, वहाँ की हवा से, वहाँ के एटमॉस्फेयर से बना है। और कहते हैं वो जो पैदा हुए हैं, जिस तरह से अपने माँ बाप से वो पैदा हुए, उसी तरह से उनके माँ बाप भी वहाँ पैदा हुए और उनके माँ बाप भी वहीं पैदा हुए। इससे ये बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका की धरती पर उनकी पैदाइश हुई तो देश के लिए बिल्कुल वो वफ़ादार हैं। और कहते हैं कि हम इस धरती को कभी भूलना नहीं चाहते हैं और इस बेपनाह वो मोहब्बत करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहीं से उनकी ओरिजिन है। इसलिए अपने देश का कभी गद्दार नहीं बनना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा कि हम अपने देश को कभी भूल नहीं सकते हैं। यहाँ पर सजेस्ट करते हैं कि वी शुड लव आवर कंट्री, हमें अपने देश से प्यार करना चाहिए। इस मैसेज को यहाँ पर देने की उन्होंने कोशिश की है हम रीडर्स के लिए। नेक्स्ट आगे फिर क्या कहा? अब यहाँ पर तारीफ़ करते हैं वहाँ की एटमॉस्फेयर की। कहते हैं नाउ आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ। अपने बारे में कहते हैं कि मेरी उम्र, यानी अभी पोएट की जो उम्र है 37 हो चुकी है और अभी तक वो परफेक्ट हेल्थ में है। होपिंग टू ईज नॉट टिल डेथ, यहाँ पर होपिंग टू ईज नॉट टिल डेथ जो उनका वर्क है, जो पोएट लिख रहे हैं, जो भी अपने वर्क्स के बारे में कहना चाह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी की जब तक वो आखिरी सांस न ले ले, अपने काम को कभी रोकेंगे नहीं, ये बताना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर एक बात कहा कि बिल्कुल परफेक्ट हेल्थ में है। क्रेडिट किसको जाता है? नेचर को जाता है। अमेरिका के जो एटमॉस्फेयर है उसकी तारीफ़ कर रहे हैं और कहते हैं कि अभी जो वो उनका वर्क्स है, जो लिखने की काम वो करते हैं, कहा कि मैं नहीं रोकूंगा। कब तक नहीं रोकूंगा? होपिंग टू ईज नॉट टिल डेथ। कब तक नहीं रोकेंगे? जब तक ज़िंदगी की आखिरी सांस न ले ले, जब तक इनकी मौत न हो जाए। चलिए, होता क्या है, कभी कभी कुछ लोग अपने धार्मिक कॉन्सेप्ट में और धार्मिक विश्वास के ऊपर बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और अपनी जो डे टू डे वर्क्स है उसको भी कभी कभी हैम्पर कर देते हैं, उसको भी सही ढंग से कभी कभी नहीं कर पाते हैं। उनके लिए यहाँ पर कुछ मैसेज इस पोएट की तरफ से है। कहा क्रीड्स एंड स्कूल्स इन ओबियंस। क्या कहा? कहा कि देखो, जो रिलीजियस बिलीफ्स होता है, जो धार्मिक विश्वास है, हर लोगों का अपना अपना होता है। सिस्टम ऑफ थॉट, जो समाज का जो सोशल आइडियाज़ है,
ये सारी चीज़ें अपनी जगह बिल्कुल सही है। यहाँ पर इन ऑबियंस का मतलब कहा कि ऐसा नहीं है कि ये इतना इम्पॉर्टेंस है कि अपना जो निजी काम है उसको छोड़कर आप इन्हीं सारी चीज़ों में लगे रहें। ये भी ज़रूरी है कि आप रिलीजियस बिलीफ को, जो आपका धार्मिक कॉन्सेप्ट है, उस पर यकीन रखें, सामाजिक जो आइडियाज़ हैं, जो बिलीफ्स हैं, उसको भी ध्यान में रखें। इसे पूरी तरह से भुलाने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि बताया गया है रिटायरिंग बैक अ वाइल्ड सफिस्ट एट व्हाट दे आर। कहा कि जितना भी हमारे समाज के अंदर जो धार्मिक विश्वास है, जो सामाजिक आइडियाज़ है, जितना है वो सफिस्ड है, वो काफ़ी है, बट नेवर फॉरगेटन। लेकिन ऐसा नहीं कि कहा कि काफ़ी है तो ये नहीं कहना चाह रहे हैं पोएट कि आप अपने समाज के अंदर जो आपका आइडियाज़ है, जो धार्मिक विश्वास है, इन सारी चीज़ों को भूल जाइए। कहा कि जितना इम्प्लीमेंट किया गया है समाज के अंदर वो काफ़ी है, आप उसे भी ध्यान में रखें। और ऐसा नहीं है कि आप उसे पूरी तरह से कंप्लीटली क्या करिए, भूल जाए। इसलिए कहा कि पहले तो आप अपने लाइफ को देखें और फिर आप क्या करें, सामाजिक जो रिलीजियस कॉन्सेप्ट है उसको भी ध्यान में रखें। इसलिए कहा जाता है, एक बहुत बेहतर थॉट्स है, वर्क इज़ वर्शिप एंड ड्यूटी इज़ गॉड। कर्म ही पूजा है, कर्तव्य ही भगवान होता है। अब देखते हैं आखिर के 2 लाइन में क्या बताने की कोशिश की गई है पोइट के जरिए। दोस्तों, मेरा रिक्वेस्ट है कि इस पोएम को अच्छी तरह से समझें और ज़िंदगी में इसे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आखिरी की 2 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज रखता है। कहता आई हार्बर, यानी आई हार्बर फॉर गुड और बैड। देखो, ज़िंदगी का नाम ही है उतार चढ़ाव। इस चीज़ को क्या कहा पोएट ने? कहा कि अगर लाइफ में अच्छे वक्त आ जाए या बुरे वक्त आ जाए, चाहे जैसा भी हो, हर एक चीज़ को वो समझते हैं, इंजॉय करते हैं लाइफ को। कहा कि लाइफ को हर पल इंजॉय करना चाहिए। लाइफ इज़ नॉट द बेड ऑफ रोजेस। ज़िंदगी सुख का सेज का नाम नहीं है दोस्तों, ज़िंदगी का नाम ही है उतार चढ़ाव। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड। कहा कि चाहे जितनी हज़ार्ड मीन्स मुश्किलें, दिक्कतें, कहा जितनी भी मुश्किलें आ जाए, जितनी भी दिक्कतें आ जाए, पोएट कहते हैं मैं हर पल इंजॉय करता हूँ लाइफ को, हर पल। क्योंकि प्रॉब्लम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ज़िंदगी का एक हिस्सा है। एंड हाउ टू हैंडल इज़ अ आर्ट ऑफ लाइफ। कहा कि किस तरह से हम हैंडल करेंगे प्रॉब्लम को, ये एक आर्ट का नाम दिया जाता है। इसलिए कहा आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। अब बताते हैं आखिरी लाइन में, नेचर विदाउट चेक विद ओरिजिनल एनर्जी। कहा एनर्जी के बारे में अगर बात करें, ऊर्जा की स्रोत के बारे में बात करें, तो दोस्तों नेचर ने जो दिया है, ईश्वर ने जो दिया है, जो नेचर का कितना बड़ा स्रोत दिया है, एटमॉस्फेयर दिया गया है, जो पर्यावरण आपको दी गई है, वो और बात है कि हम और आप मिल करके पूरे पर्यावरण को आज दूषित कर दिए हैं, और जिसका परिणाम हर इंसान झेल रहा है। इसलिए पोएट कहते हैं कि उनको किसी तरह की कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं, नेचर के बारे में कोई स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। कहते हैं कि जितना भी नेचर हम लोगों को दिया है काफ़ी है, उसकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। इसलिए वो उसकी हिफाजत भी करते हैं, उसके बीच में जीते भी हैं और नेचर का शुक्रिया अदा करते हैं। और इस तरह से कहते हैं कि ज़िंदगी का हर पल वो जीते हैं, घुट घुट कर मरते नहीं हैं। इससे क्या पता चला, ज़िंदगी बहुत कीमती है, इसे आप बर्बाद ना कीजिए। ये एक बहुत बड़ा मैसेज था इस पोएट की तरफ से, क्योंकि ये ज़िंदगी आपकी है, उस पर हुकूमत आपकी होनी चाहिए। प्रॉब्लम का आना, दिक्कत का आना, मुसीबत का आना तो ये लगा रहता है दोस्तों, लेकिन हर हाल में इस ज़िंदगी को जीना सीखिए, ज़िंदगी को घुट घुट कर मरना नहीं है। तो इस तरह से ये पोएम आप कंप्लीट होता है। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया इस पोएम को देखने के लिए। अगर आपको इस पोएम के रिगार्डिंग किसी तरह की कोई क्वेश्चंस, कोई क्यूरी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई बात अगर समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ लेना। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।